ससुर जी के देहांत के बाद लालची बेटों और बहुओं ने जायदाद बांटने के लिए वकील को घर बुला लिया। उन्हें पूरा यकीन था कि बूढ़े बाप ने सब कुछ उनके नाम ही किया होगा। वकील ने जैसे ही वसीयत पढ़ना शुरू की, लालची बेटों के चेहरों का रंग उड़ गया। रॉय साहब ने अपना आलीशान बंगला और सारा बैंक बैलेंस उस गरीब बहू के नाम कर दिया था, जिसे घर में सब लोग नौकरानी समझते थे। जब बेटों ने गुस्से में वसीयत को झूठा बताने की कोशिश की, तो वकील ने एक ऐसी वीडियो चला दी जिसे देखकर सबके होश उड़ गए। ये एक बेहद दर्दनाक और दिल को झकझोर देने वाली कहानी है, जो इंसान के अंदर छुपे लालच और उसके भयानक अंजाम को दिखाती है। शहर के एक बड़े और शानदार इलाके में एक बहुत ही खूबसूरत और आलीशान हवेली थी, जिसकी ऊंची ऊंची दीवारें और विशाल दरवाजे देखने वालों को हैरान कर देते थे। यह हवेली शहर के मशहूर और अमीर व्यापारी रॉय साहब की थी। रॉय साहब ने अपनी पूरी जिंदगी कड़ी मेहनत, ईमानदारी और दिन रात की मेहनत से ये दौलत और शोहरत हासिल की थी। उनके पास इतनी संपत्ति थी कि उसका हिसाब लगाना भी मुश्किल था, लेकिन इतनी दौलत होने के बावजूद उनकी जिंदगी के आखिरी दिन बहुत दर्द, तकलीफ और अकेलेपन में बीत रहे थे। रॉय साहब के 3 बेटे थे और उन्होंने तीनों की शादियां बड़े और अमीर घरानों में की थी, लेकिन उनके बेटे और बहुएं बेहद लालची, घमंडी और निर्दयी स्वभाव के थे। उनके दिल में अपने बूढ़े बाप के लिए जरा भी प्यार या सम्मान नहीं था। उन्हें सिर्फ उनकी संपत्ति और हवेली से मतलब था। वे हर समय इसी इंतजार में रहते थे कि कब उनका पिता इस दुनिया से जाए और वे उसकी सारी संपत्ति पर कब्जा कर लें। रॉय साहब बहुत बूढ़े हो चुके थे और एक गंभीर बीमारी से कई महीनों से बिस्तर पर पड़े थे। उनके शरीर में इतनी भी ताकत नहीं बची थी कि वे खुद से पानी पी सकें। उनके बेटे दिन भर अपने काम और ऐशो आराम में लगे रहते और रात को घर आकर भी अपने पिता के कमरे की तरफ झांकते तक नहीं थे। उनकी बहुएं भी दिन भर सजने संवरने, महंगे कपड़े पहनने और अपनी सहेलियों के साथ समय बिताने में लगी रहती। उन्हें इस बात की कोई चिंता नहीं थी कि उनका बूढ़ा ससुर किस हालत में है, उसे दवा मिली या नहीं, उसने खाना खाया या नहीं। अगर कभी कोई गलती से उनके कमरे में चला भी जाता तो बीमारी की हालत देखकर मुंह बनाते हुए तुरंत बाहर निकल आता और उन्हें अकेला छोड़ देता। इतनी बड़ी हवेली में रहते हुए भी रॉय साहब पूरी तरह अकेले थे। उनका हाल पूछने वाला कोई नहीं था। लेकिन इस माहौल में एक नेक दिल और सच्ची इंसान भी थी, जिसका नाम प्रीति था। प्रीति रॉय साहब के गरीब पड़ोसी की बेटी थी, जिसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। रॉय साहब ने उसे अपने घर में सहारा दिया था और जब वो बड़ी हुई तो उसकी शादी अपने एक अच्छे और आज्ञाकारी भतीजे से कर दी थी। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। शादी के कुछ साल बाद ही उसके पति की एक हादसे में मौत हो गई और प्रीति एक बेबस विधवा बनकर उसी हवेली में रह गई। रॉय साहब के बेटों और बहुओं ने उसकी इस मजबूरी का फायदा उठाया और उसे घर की नौकरानी की तरह काम करवाने लगे। उसे हर समय ताने देते, अपमानित करते और उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करते। लेकिन प्रीति ने कभी शिकायत नहीं की। वो चुपचाप सब कुछ सहती रही और सिर्फ रॉय साहब की सेवा में लगी रही। जब पूरे घर में कोई भी उनका हाल पूछने नहीं आता था, तब प्रीति ही थी जो उन्हें समय पर दवा देती, खाना खिलाती, उनके सिरहाने बैठती और उनका ध्यान रखती थी। रॉय साहब ने अपनी आखिरी सांसों तक ये सब देखा और समझ लिया था कि असली अपना कौन है और कौन सिर्फ दौलत का भूखा है। और शायद यही वजह थी कि उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति उस बहू के नाम पर कर दी, जिसे दुनिया ने कभी सम्मान नहीं दिया, लेकिन जिसने इंसानियत का फर्ज निभाया। उन्होंने प्रीति को इस हवेली के एक छोटे से कच्चे कमरे में रहने पर मजबूर कर दिया और उसे घर की एक साधारण नौकरानी बना दिया। प्रीति सारा दिन उस इतनी बड़ी हवेली की सफाई करती, झाड़ू पोछा लगाती, बर्तन धोती और उन घमंडी बहुओं के ताने और गालियां सहती रहती। उस गरीब औरत के पास पहनने के लिए पुराने और फटे हुए कपड़े थे और वो बचे कुचे खाने से ही अपना पेट भर लेती थी। लेकिन इस सब के बावजूद प्रीति के दिल में रॉय साहब के लिए एक पिता के जैसा प्यार और गहरी इज्जत थी, क्योंकि वो जानती थी कि जब इस दुनिया में उसका कोई सहारा नहीं था, तब रॉय साहब ने ही उसे अपने घर में जगह दी थी। जब रॉय साहब गंभीर रूप से बीमार होकर
बिस्तर पर पड़ गए और उनके अपने सगे बेटों ने उन्हें अकेला छोड़ दिया, तब यही प्रीति थी जो दिन भर के सारे कठिन काम खत्म करने के बाद रात को चुपके से अपने बूढ़े ससुर के कमरे में चली जाती। वो पूरी रात जागकर उनकी सेवा करती, उनके पैर दबाती, उनके मैले कपड़े बदलती और उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाती। प्रीति उनके बिस्तर के पास बैठकर रोती रहती। रॉय साहब की धुंधली और कमजोर आंखें ये सब खामोशी से देख रही थीं। वो अपने बेटों की बेरुखी और लालच को भी समझ रहे थे और इस गरीब बहू की सच्ची सेवा और उसके आंसुओं को भी महसूस कर रहे थे। उनका दिल अंदर ही अंदर टूट रहा था जब वो देखते थे कि जिन बेटों को उन्होंने अपनी जान से ज्यादा चाहा, जिनके लिए उन्होंने ये सारी दौलत बनाई, वही आज उनकी मौत का इंतजार कर रहे हैं। और दूसरी तरफ ये बहू जिसे घर में कोई सम्मान नहीं देता, वो सगी बेटी से बढ़कर उनकी सेवा कर रही है। प्रीति अक्सर उन्हें दवा देते हुए उनके माथे को सहलाती और कहती, बाबा आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे, आप फिर से अपने पैरों पर खड़े होंगे। रॉय साहब कुछ बोल नहीं पाते थे, लेकिन उनकी आंखों से बहते आंसू इस बात का सबूत थे कि वो प्रीति की सच्ची भावना और उसकी निस्वार्थ सेवा को दिल से महसूस कर रहे हैं। दिन इसी तरह दुख, तकलीफ और मजबूरी में बीतते जा रहे थे और रॉय साहब की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। उनके लालची बेटे अब उनके कमरे के बाहर खड़े होकर ऊंची आवाज में जायदाद की बातें करने लगे थे। वे आपस में झगड़ते कि कौन सा कारखाना किसे मिलेगा और इस आलीशान हवेली का मालिक कौन बनेगा। उनकी बहुएं भी गहनों और कीमती सामान पर अपनी नजरें जमाए बैठी थीं। जब भी प्रीति इन लोगों की निर्दयी और दिल दुखाने वाली बातें सुनती तो उसका दिल टूट जाता। वो अपने कमरे में जाकर फूट फूट कर रोती और सोचती कि इंसान दौलत के लालच में कितना अंधा हो सकता है कि वो अपने ही पिता की सांसें रुकने का इंतजार करे। एक रात तेज बारिश हो रही थी, आसमान में बिजली चमक रही थी और बादल जोर जोर से गरज रहे थे। अचानक रॉय साहब की सांसें उखड़ने लगीं। प्रीति उनके पास बैठी उनके पैर दबा रही थी। रॉय साहब ने कांपते हुए हाथों से प्रीति का हाथ पकड़ लिया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और उन्होंने उसे एक गहरी प्यार भरी नजर से देखा, जैसे वो उसे अपना आशीर्वाद दे रहे हों या उसका धन्यवाद कर रहे हों। प्रीति घबरा गई और रोते हुए जोर जोर से पुकारने लगी, कोई है? जल्दी आओ, बाबा की तबीयत बहुत खराब हो रही है। लेकिन इतनी बड़ी हवेली में कोई भी उसकी आवाज सुनने वाला नहीं था। लालची बेटे और उनकी पत्नियां अपने आरामदायक कमरों में गहरी नींद में सो रहे थे। प्रीति ने रोते हुए रॉय साहब का सिर अपने कंधे पर रख लिया। उसी दर्द भरी अंधेरी रात में अपनी सच्ची सेवा करने वाली बहू के कंधे पर सिर रखकर इस शहर के सबसे अमीर और ताकतवर इंसान रॉय साहब ने अपनी आखिरी सांस ली और इस बेरहम दुनिया को हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। रॉय साहब के मरते ही प्रीति के मुंह से एक ऐसी दिल दहला देने वाली चीख निकली जिसने पूरी हवेली के सन्नाटे को चीर कर रख दिया। वो जोर जोर से रोने लगी जैसे उसका सब कुछ खत्म हो गया हो। उसकी हालत देखकर लगता था जैसे उसने अपना सबसे बड़ा सहारा खो दिया हो। उसकी आवाज सुनकर लालची बेटे और उनकी बहुएं अपने अपने कमरों से बाहर आ गए। जैसे ही उन्होंने देखा कि उनका बाप इस दुनिया से जा चुका है, उन्होंने तुरंत ही नकली रोना शुरू कर दिया। वे ऊंची ऊंची आवाज में चिल्लाकर रोने लगे ताकि हवेली के नौकर और बाहर के लोग ये समझें कि उन्हें अपने पिता की मौत का बहुत दुख है। लेकिन उनके दिलों के अंदर खुशी छिपी हुई थी क्योंकि अब वे इस अपार दौलत और बड़ी जायदाद के अकेले मालिक बनने वाले थे। अगले ही सुबह पूरे शहर में रॉय साहब की मौत की खबर फैल गई। शहर के बड़े बड़े व्यापारी, अमीर लोग और रिश्तेदार हवेली में इकट्ठा होने लगे। रॉय साहब की अंतिम यात्रा बहुत धूमधाम और दिखावे के साथ की गई। उनके बेटों ने खूब पैसा खर्च किया और लोगों को दिखाने के लिए गरीबों में खाना बांटा ताकि समाज में उनकी तारीफ हो और लोग उन्हें अच्छा बेटा समझे। लेकिन इस भीड़ में सिर्फ एक ही इंसान था जिसके आंसू सच्चे थे और जिसका दिल सच में टूटा हुआ था, और वो थी प्रीति,
जो हवेली के एक कोने में बैठी अपनी पुरानी चादर में मुंह छुपाकर फूट फूट कर रो रही थी। उसे इस बात का गहरा दुख था कि अब इस घर में उसका आखिरी सहारा भी खत्म हो गया था, जिसके भरोसे वो जी रही थी। अंतिम यात्रा के बाद जब सारे मेहमान और रिश्तेदार चले गए और हवेली में सिर्फ घर के लोग रह गए, तो बेटों और बहुओं के चेहरों से नकली दुख का पर्दा उतर गया। उन्होंने सफेद कपड़े उतारकर अपने सामान्य कपड़े पहन लिए और हवेली के सबसे बड़े कमरे में इकट्ठा हो गए, जहां रॉय साहब बैठा करते थे। उनकी आंखों में अब सिर्फ लालच और दौलत पाने की चमक साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने प्रीति को गुस्से और तिरस्कार भरे लहजे में आदेश दिया कि वो जाकर सबके लिए खाना बनाए और उनके जूते साफ करे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। प्रीति चुपचाप रोती हुई रसोई में चली गई और वे सभी लोग जायदाद के बंटवारे की बातों में लग गए। बड़ा बेटा घमंड से बोला कि वो सबसे बड़ा है, इसीलिए सबसे बड़ा कारखाना और ये पूरी हवेली उसी के हिस्से में आनी चाहिए। तभी मंझला बेटा गुस्से में खड़ा होकर बोला कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। उसने भी इस कारोबार में बराबर मेहनत की है और उसका भी उतना ही हक है, इसीलिए मुझे शहर की सारी दुकानें और वो नया कारखाना चाहिए। छोटा बेटा, जो सबसे ज्यादा चालाक और निर्दयी था, हल्की मुस्कान के साथ बोला, मुझे कारखानों से कोई मतलब नहीं है। मुझे तो बस सारा नकद पैसा, सारा सोना और बैंक में जमा हर एक रुपया चाहिए जो रॉय साहब ने अपनी पूरी जिंदगी में इकट्ठा किया है। उनकी लालची पत्नियां भी इस बहस में कूद पड़ी और एक दूसरे को ताने मारने लगी। बात इतनी बढ़ गई कि तीनों सगे भाई एक दूसरे का गला पकड़ने तक की नौबत में पहुंच गए। उस कमरे में लालच का ऐसा भयानक तूफान उठ चुका था जिसमें रिश्तों की कोई कीमत नहीं बची थी और ना ही पिता की मौत का कोई सम्मान। उनके लिए उनका बूढ़ा बाप अब सिर्फ एक खजाना था जो खत्म हो चुका था और अब वे गिद्धों की तरह उसकी दौलत पर टूट पड़ना चाहते थे। जब झगड़ा हद से ज्यादा बढ़ गया और कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था, तो सबसे बड़े बेटे ने गुस्से में मेज पर जोर से हाथ मारते हुए कहा, ऐसे लड़ने से कुछ नहीं होगा। हमें किसी कानून जानने वाले को बुलाना होगा जो आकर रॉय साहब की वसीयत पढ़े और साफ साफ बताए कि किसे क्या मिला है। बाकी दोनों भाई भी तुरंत इस बात से सहमत हो गए, क्योंकि उनके दिल में पूरा भरोसा था कि उनके पिता ने सारी जायदाद उन्हीं तीनों के नाम की होगी। वे अपने अपने मन में आने वाली ऐशो आराम भरी जिंदगी के सपने देखने लगे और घमंड से मुस्कुराने लगे। उन्होंने तुरंत शहर के सबसे बड़े वकील को बुलाने का फैसला किया, जो रॉय साहब के सारे कागजात और जायदाद का हिसाब संभालता था। एक नौकर को सख्त आदेश दिया गया कि वो तुरंत जाकर वकील को उनके दफ्तर से लेकर आए, ताकि जायदाद का बंटवारा जल्द से जल्द हो सके और वे सब अपनी अपनी हिस्सेदारी के मालिक बन जाएं। नौकर आदेश मिलते ही दौड़ पड़ा और हवेली से बाहर निकल गया। उधर तीनों भाई और उनकी पत्नियां उस बड़े कमरे में बेसब्री और लालच भरी नजरों से दरवाजे की तरफ देख रहे थे। कुछ ही देर पहले जहां ये तीनों भाई एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे थे, वहीं अब एक अजीब सी खामोशी छा गई थी, जिसमें सिर्फ इंतजार और लालच की धड़कनें सुनाई दे रही थीं। उनकी नजरें बार बार उस भारी लकड़ी के दरवाजे पर टिक जाती, जहां से वकील को अंदर आना था और उनकी किस्मत का फैसला होना था। उनके दिलों में लालच, हवस और दौलत का ऐसा अंधा और खतरनाक तूफान चल रहा था जिसने उनके दिमाग को पूरी तरह सुन्न कर दिया था। उन्हें अपने बूढ़े बाप की मौत का, उनके अंतिम संस्कार का या उनके इस दुनिया से चले जाने का जरा भी दुख या अफसोस नहीं था। वे अपनी अपनी जगह पर बैठे घमंड और खुशी से मुस्कुरा रहे थे और अपने मन में आने वाली ऐशो आराम और अय्यासी से भरी जिंदगी के झूठे सपने देख रहे थे। बड़ा बेटा बेचैनी से बार बार अपनी जगह बदल रहा था और अपनी घमंडी पत्नी की तरफ देखकर इशारा कर रहा था कि इस हवेली और सबसे बड़े कारखाने का असली मालिक वही बनने वाला है। मंझला बेटा भी अपनी पत्नी के कान में धीरे धीरे कह रहा था कि जैसे ही वकील उसके हिस्से का ऐलान करेगा, वो उसी समय अपना सामान लेकर इस घर से अलग हो जाएगा
और अपनी अलग दुनिया बसाएगा। वहीं सबसे छोटा बेटा, जो सबसे ज्यादा चालाक और निर्दयी था, अपनी जगह पर बैठा एक खतरनाक मुस्कान के साथ अपने हाथ रगड़ रहा था और सोच रहा था कि जैसे ही सारा नकद पैसा, सोना और छुपी हुई दौलत उसके हाथ लगेगी, वो दुनिया का सबसे ताकतवर और अमीर इंसान बन जाएगा। दूसरी तरफ उसी हवेली के एक छोटे, कच्चे और अंधेरे रसोई घर में प्रीति अकेली बैठी फूट फूट कर रो रही थी। उसकी आंखों से बहते सच्चे आंसू उसके पुराने और फटे कपड़ों को भिगो रहे थे। उसका दिल अपने उस बूढ़े ससुर के जाने के गम में टूट चुका था। उसे इस बात से कोई मतलब नहीं था कि बड़े कमरे में क्या चल रहा है या वे लालची लोग किस तरह जायदाद के लिए लड़ रहे हैं। उसके मन में तो बस अपने ससुर की आखिरी सांसें, उनका दर्द और उनकी वो प्यार भरी कमजोर आंखें घूम रही थीं, जिन्हें वो कभी भूल नहीं सकती थी। रोते रोते भी वो अपने खुरदरे और जख्मी हाथों से उन्हीं निर्दयी लोगों के लिए खाना बना रही थी और उनके जूठे बर्तन साफ कर रही थी, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसने जरा भी देर की तो वे लोग उसे इस दुख की घड़ी में भी मारने, पीटने और गालियां देने से पीछे नहीं हटेंगे। वो सच में एक बहुत ही मजबूर, बेसहारा और अकेली औरत थी, जिसके पास सहने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था, जिसका इस जालिम दुनिया में और इस अंधेरी हवेली में अब कोई सहारा नहीं था। काफी देर के इस बेसब्री और लालच से भरे इंतजार के बाद आखिरकार हवेली का बड़ा और भारी दरवाजा जोर की आवाज के साथ खुला और नौकर शहर के एक अनुभवी और बूढ़े वकील को अपने साथ उस बड़े कमरे में लेकर आया। उस वकील के चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता, गहरी खामोशी और जैसे कोई बड़ा राज छुपा हुआ था, जिसे देखकर बेटों के मन में एक पल के लिए हल्की सी बेचैनी जरूर हुई, लेकिन उनका लालच उस एहसास पर तुरंत भारी पड़ गया। वकील के हाथ में एक पुराना चमड़े का भारी बैग था, जिसमें रॉय साहब की आखिरी वसीयत, उनकी पूरी जिंदगी की कमाई का हिसाब और जायदाद से जुड़े सारे जरूरी कागजात सुरक्षित रखे हुए थे। वो धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए कमरे को बीचों बीच रखी बड़ी और शानदार मेज के पास आया और एक कुर्सी पर बैठ गया। उसके बैठते ही तीनों लालची बेटे अपनी कुर्सियों से तेजी से उठकर उसके पास आकर खड़े हो गए और उनकी पत्नियां भी आंखों में लालच की चमक लिए वकील के चेहरे को ध्यान से देखने लगीं। बड़े बेटे ने घमंड और गुस्से भरी आवाज में कहा, तुमने आने में इतनी देर क्यों लगा दी? हम लोग यहाँ कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अब इस हवेली और इस सारी दौलत के असली मालिक हम ही हैं। इसीलिए बिना वक्त बर्बाद किए जल्दी से अपना बैग खोलो और वसीयत पढ़कर सुनाओ, ताकि हमें पता चल सके कि किसे क्या मिला है, किसके हिस्से में कितना पैसा, कितना सोना और कौन सा कारखाना आया है। आज ही इस जायदाद का फैसला होना चाहिए। वकील ने उसकी इस बदतमीजी और लालच भरी बात को शांति से सुना, लेकिन उसने ना तो कोई गुस्सा दिखाया और ना ही तुरंत जवाब दिया। वो बस चुपचाप गहरी नजरों से उन तीनों भाइयों के चेहरों को देखता रहा, जिनकी आंखों में अपने ही बाप की दौलत के लिए अंधा लालच साफ झलक रहा था। वकील ने बहुत ही शांत और धैर्य के साथ अपने पुराने चमड़े के बैग का लोहे का ताला खोला। उसने अंदर से एक मोटा, पुराना और मोहर लगा हुआ पीले रंग का लिफाफा बाहर निकाला। उस लिफाफे को देखते ही तीनों बेटों और उनकी पत्नियों की आंखें लालच से चमक उठीं, जैसे उनकी सारी इच्छाएं उसी लिफाफे में कैद हों। उनके दिल इतनी तेजी से धड़कने लगे कि मानो उन्हें खुद अपनी धड़कनें सुनाई दे रही हों। उन्हें लग रहा था कि बस कुछ ही पलों में उनकी ऐशो आराम और शानो शौकत से भरी जिंदगी उनके सामने खुलने वाली है। वकील ने उस लिफाफे को मजबूती से अपने हाथों में थाम लिया और गंभीर आवाज में बोला, मैं रॉय साहब की आखिरी वसीयत तब तक नहीं पढ़ूंगा और ना ही इस लिफाफे को खोलूंगा जब तक इस हवेली का हर वो इंसान यहाँ मौजूद ना हो जाए जिसका रॉय साहब से कोई भी रिश्ता रहा हो। ये कानून और नैतिकता दोनों की जरूरत है और ये खुद रॉय साहब का आदेश था कि वसीयत पढ़ते समय घर का हर छोटा बड़ा सदस्य वहां मौजूद हो। वकील की ये बात सुनकर मंझला बेटा
चिढ़ते हुए बोला, ये तुम कैसी बेकार की बातें कर रहे हो? इस हवेली में हम तीनों भाई और हमारी पत्नियों के अलावा और कोई नहीं है जिसका हमारे बाप से या इस जायदाद से कोई लेना देना हो। हम ही उनके असली वारिस हैं। इसीलिए समय बर्बाद मत करो और जल्दी से वसीयत पढ़ो। वकील ने सख्ती से सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, तुम लोग एक बहुत अहम इंसान को भूल रहे हो। जाओ और उस गरीब विधवा बहू प्रीति को भी इस वक्त यहाँ बुलाकर लाओ, जो रॉय साहब की बहू है और जिसने अपनी पूरी जिंदगी इस घर में नौकरानी बनकर बिताई है। जब तक वो यहाँ आकर मेरे सामने नहीं बैठेगी, मैं इस वसीयत को नहीं खोलूंगा। वकील के मुंह से प्रीति का नाम सुनते ही तीनों बेटों और उनकी पत्नियों के चेहरे गुस्से और नफरत से भर गए। छोटा बेटा जोर से चिल्लाया, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? वो गरीब औरत हमारे खानदान का हिस्सा कैसे हो सकती है? वो तो बस एक नौकरानी है जो हमारे जूठे बर्तन साफ करती है और हमारा बचा हुआ खाना खाती है। उस गरीब बेसहारा औरत का हमारे बाप की इस करोड़ों की जायदाद से क्या लेना देना? हम उस मनहूस और गरीब औरत को अपने साथ इस मेज पर हरगिज नहीं बिठाएंगे। तुम उसे छोड़ो और अपना काम शुरू करो। लेकिन वकील अपने फैसले पर चट्टान की तरह अडिग रहा। उसने सख्त और साफ आवाज में कहा, अगर तुम लोग प्रीति को यहाँ नहीं बुलाओगे तो मैं ये वसीयत वापस अपने बैग में रखकर यहाँ से चला जाऊंगा और फिर तुम लोग सारी जिंदगी अदालतों के चक्कर लगाते रहना। वकील की इस सख्त बात को सुनकर तीनों बेटों को मजबूरी में झुकना पड़ा, क्योंकि वे जानते थे कि अगर वकील चला गया तो उनके हाथ कुछ भी नहीं आएगा। बड़े बेटे ने गुस्से और तिरस्कार से नौकर को आवाज दी और आदेश दिया, जाओ उस औरत को उसके इन्हीं फटे पुराने कपड़ों में खींचकर यहाँ लेकर आओ। नौकर तुरंत रसोई की तरफ भागा और वहां रोती हुई प्रीति को सख्त आवाज में बुलाया कि उसे बड़े कमरे में बुलाया गया है। प्रीति, जो अभी भी अपने बूढ़े ससुर के गम में फूट फूट कर रो रही थी, उसके कपड़े बर्तन धोने की वजह से गीले हो चुके थे। वो डरते डरते सहमी हुई हालत में कांपते कदमों से उस बड़े कमरे के दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखें रोने से लाल और सूजी हुई थीं। चेहरा पीला और कमजोर लग रहा था। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि उसे यहाँ क्यों बुलाया गया है, क्योंकि वो तो खुद को सिर्फ एक नौकरानी मानती थी जिसकी इस घर में कोई इज्जत नहीं थी। जैसे ही बहुओं ने उसे इस हालत में देखा, उनके चेहरों पर नफरत और घृणा साफ दिखाई देने लगी। वे ताने मारते हुए बोली, देखो ये कैसी हालत में यहाँ चली आई है। इसे यहाँ बुलाने का क्या मतलब है? अरे इसे तो पढ़ना लिखना भी नहीं आता। ये सुनकर प्रीति ने शर्म और मजबूरी से अपना सिर झुका लिया और चुपचाप कमरे के एक कोने में जाकर खड़ी हो गई। उसके दिल में उस दौलत या जायदाद के लिए जरा भी लालच नहीं था। वो तो बस चाहती थी कि ये सब जल्दी खत्म हो और उसे अकेले में रोने के लिए छोड़ दिया जाए। जब प्रीति कमरे में आ गई तो वकील ने गहरी सांस ली, जैसे वो इसी पल का इंतजार कर रहा हो। उसने अपनी ऐनक साफ की और उसे पहन लिया। अब वो वसीयत पढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार था। उसने अपने दोनों हाथों से उस पीले रंग के लिफाफे की मोहर को बहुत ही धीरे और सावधानी से खोला। उसके अंदर से एक साफ और पुराना कागज बाहर निकाला, जिस पर रॉय साहब की अपनी लिखावट थी और जिस पर कानूनी मोहरें लगी हुई थी। जैसे ही वो कागज बाहर आया, पूरे कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। माहौल इतना खामोश हो गया कि अगर कोई सुई भी गिरती तो उसकी आवाज साफ सुनाई देती। तीनों बेटे अपनी सांस रोके आंखें फाड़े उस कागज को लालच और बेचैनी के साथ देख रहे थे। वकील ने अपना गला साफ किया और भारी आवाज में वसीयत पढ़ना शुरू किया। मैं रॉय साहब पूरे होश और अपनी मर्जी से अपनी मौत से पहले यह आखिरी वसीयत लिख रहा हूं। मैंने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत, ईमानदारी और लगन से ये सारी दौलत, कारखाने और ये हवेली बनाई ताकि अपने बच्चों को एक सुखी और सुरक्षित जिंदगी दे सकूं। मैंने अपने तीनों बेटों को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार किया और उन्हें इस दुनिया की हर खुशी और हर सुविधा देने की कोशिश की। मुझे हमेशा यही उम्मीद थी कि मेरा अपना खून, मेरी औलाद मेरे बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेगी और मेरी बीमारी के समय मुझे प्यार और सम्मान देगी। वसीयत के शुरुआती भावुक शब्दों को सुनकर
तीनों लालची बेटे अंदर ही अंदर और भी ज्यादा खुश और घमंडी हो गए। वे एक दूसरे की तरफ चालाक और लालची नजरों से देखकर हल्की मुस्कान देने लगे, क्योंकि उन्हें पूरा यकीन हो गया था कि उनके पिता ने अपनी सारी दौलत और जायदाद उन्हीं के नाम कर दी होगी। वकील ने अपनी आवाज थोड़ी और मजबूत की और आगे पढ़ना शुरू किया। लेकिन जब मेरी जिंदगी में बीमारी का वो कठिन समय आया, जब मेरा शरीर मेरा साथ छोड़ने लगा और मैं एक कमजोर इंसान की तरह अपने बिस्तर पर पड़ा रहा, तब मेरी आंखों से झूठी मोहब्बत और रिश्तों का पर्दा हट गया। मुझे इस दुनिया की एक कड़वी और डरावनी सच्चाई दिखाई दी। मुझे ये महसूस हुआ कि मेरे तीनों बेटों के दिल में मेरे लिए ना तो कोई सच्चा लगाव है, ना कोई सम्मान और ना ही कोई अपनापन। उनके दिल पत्थर जैसे सख्त हो चुके हैं और उनकी आंखों में सिर्फ मेरी दौलत का लालच है। वे लोग दिन भर अपनी ऐशो आराम की जिंदगी में लगे रहते हैं, जबकि मैं अपने बिस्तर पर पानी और दवा के लिए तड़पता रहता था। उनकी पत्नियां अपनी महफिलों में हंसती रहती थीं और मैं दर्द से कराहता रहता था। इन लोगों ने मुझे जीते जी ही मौत जैसी हालत में छोड़ दिया था और ये सभी मेरी सांसें रुकने का इंतजार कर रहे थे ताकि मेरी दौलत पर टूट पड़े। वसीयत के इन कठोर और सच्चे शब्दों को सुनकर तीनों बेटों और उनकी पत्नियों के चेहरों से सारी खुशी एक ही पल में गायब हो गई। उनकी जगह अब हैरानी, गुस्सा और डर ने ले ली। उनके चेहरे पीले पड़ गए और वे बेचैनी से इधर उधर देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके पिता ने अपने ही बेटों के बारे में इतना कठोर सच क्यों लिख दिया। लेकिन असली झटका तो अभी बाकी था, क्योंकि वसीयत का सबसे बड़ा फैसला अभी पढ़ा जाना था। वकील ने कागज पर नजरें टिकाई और फिर कमरे के कोने में खड़ी रोती हुई प्रीति की तरफ देखा। अब वो उस फैसले को पढ़ने वाला था जो इस पूरे घर की नींव हिला देने वाला था। वकील ने पूरी ताकत और गूंजती हुई आवाज में वसीयत का आखिरी हिस्सा पढ़ना शुरू किया। उसने एक कागज पर नजरें टिकाई और फिर कमरे के उस अंधेरे कोने में खड़ी रोती हुई प्रीति की तरफ देखकर कहा, मैंने अपनी बीमारी और अकेलेपन के समय ये सच्चाई समझ ली कि खून के रिश्ते ही सच्चे वारिस नहीं होते, बल्कि सच्चा वारिस वो होता है जिसके दिल में इंसानियत, दया और सेवा का भाव हो। जब मेरे अपने बेटों ने मुझे अकेला छोड़ दिया, तब इस हवेली की वही गरीब बेबस औरत जिसे ये पूरा घर नौकरानी समझता था, यानी मेरी बहू प्रीति, उसने एक सच्ची बेटी बनकर मेरी सेवा की। उसने मेरे हर दर्द को अपने हाथों से सहा, रात रात भर जागकर मुझे दवा दी, मेरे पैर दबाए और मेरी सलामती चाही। उस औरत के दिल में मेरे दौलत के लिए कोई लालच नहीं था। इसने मेरी सेवा एक इंसान समझकर की, ना कि एक अमीर आदमी समझकर। इसीलिए मैं पूरे होश और अपनी इच्छा से यह अंतिम फैसला करता हूँ कि मेरे मरने के बाद मेरे तीनों बेटों का मेरी संपत्ति, मेरे कारखानों और मेरी इस हवेली पर कोई अधिकार नहीं होगा। मैं अपनी ये आलीशान हवेली, अपना सबसे बड़ा कारखाना और बैंक में जमा सारा पैसा अपनी इस बहू प्रीति के नाम करता हूँ। आज के बाद इस घर और मेरी पूरी संपत्ति की एकमात्र मालिक प्रीति होगी और मेरे तीनों बेटे अब इसी के सहारे इस घर में रहेंगे। जैसे ही वकील के मुंह से ये शब्द निकले, पूरे कमरे में सन्नाटा टूट गया और मानो किसी ने जोरदार विस्फोट कर दिया हो। तीनों बेटों के पैरों तले जमीन खिसक गई, उनके चेहरों का रंग उड़ गया और उनकी आंखें हैरानी और गुस्से से फटी रह गईं। कुछ ही देर पहले जो दिल खुशी और लालच से भरे हुए थे, अब उनमें डर और सदमे ने जगह ले ली थी। उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि उनके पिता ने उनके साथ ऐसा फैसला किया है। उनकी सारी शान, उनका घमंड और उनके सपने एक ही पल में टूटकर उसी गरीब औरत के कदमों में गिर गए जिसे वे अब तक कुछ भी नहीं समझते थे। उनकी पत्नियां जो कुछ देर पहले गहनों और दौलत के सपने देख रही थीं, अब स्तब्ध खड़ी थीं, जैसे कि उनकी दुनिया उजड़ गई हो। उन औरतों की हालत ऐसी हो गई जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। वे पागलों की तरह अपने बाल नोचने लगीं और उनके मुंह से दर्द भरी चीखें निकलने लगीं। दूसरी तरफ प्रीति, जो कमरे के उस अंधेरे कोने में खड़ी रो रही थी, जब उसने अपना नाम और सारी जायदाद अपने नाम होने की बात सुनी तो वो बिल्कुल पत्थर की तरह सुन्न रह गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके ससुर ने उसके लिए इतना बड़ा फैसला लिया है। उसकी आंखों से बहते आंसू अब हैरानी और कृतज्ञता में बदल चुके थे।
लेकिन उन तीनों बेटों का लालच और गुस्सा अब एक खतरनाक तूफान बन चुका था। वे तीनों भाई पागलों की तरह अपनी जगह से उठे और जोर जोर से चिल्लाते हुए कमरे की चीजें तोड़ने लगे। बड़े बेटे ने गुस्से में मेज पर हाथ मारते हुए वकील की तरफ इशारा करके चिल्लाया, ये वसीयत झूठी है, ये सब धोखा है। तुमने जरूर इस औरत से मिलकर हमें फंसाया है। हमारे बाप से धोखे से दस्तखत करवा लिए हैं। तुम्हारा बाप कभी भी हमें छोड़कर इस औरत को सब कुछ नहीं दे सकता। मंझला बेटा भी गालियां देते हुए बोला, हम इस कागज को नहीं मानते, अभी कभी इसे फाड़ देंगे और तुम दोनों को इस घर से बाहर निकाल देंगे। छोटा बेटा तो गुस्से में अपनी हद ही पार कर गया। वो तेजी से प्रीति की तरफ दौड़ा और हाथ उठाकर उसे मारने ही वाला था। वो चीख रहा था, इस औरत ने हमारे बाप पर कुछ जादू किया है, तभी उन्होंने ऐसा फैसला लिया। हम इस वसीयत को नहीं मानेंगे और अदालत में साबित करेंगे कि हमारे बाप की मानसिक हालत ठीक नहीं थी। लेकिन उनके इस खतरनाक और पागलपन भरे व्यवहार के सामने भी वो बूढ़ा वकील बिल्कुल शांत रहा। वो अपनी जगह से हिला तक नहीं, बल्कि उसने बहुत ही सुकून और हल्की मुस्कान के साथ हाथ उठाकर उन तीनों को रुकने का इशारा किया, जैसे उसे पहले से ही पता हो कि आगे क्या होने वाला है। उसने अपना दायां हाथ सख्ती से हवा में उठाया और गूंजती हुई आवाज में चिल्लाकर सबको खामोश कर दिया, रुक जाओ, तुम लालची और निर्दयी लोगों, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। इससे पहले कि तुम इस वसीयत को झूठा कहो या अपने ही बाप को पागल बताओ, मेरी बात ध्यान से सुन लो। मुझे और तुम्हारे पिता रॉय साहब को पहले से ही पूरा यकीन था कि तुम लोग लालच में अंधे होकर उनकी आखिरी इच्छा को ठुकराने की कोशिश करोगे, इस वसीयत को फाड़ने की कोशिश करोगे और इस बेचारी औरत पर हाथ उठाओगे। इसलिए उन्होंने अपने मरने से पहले एक ऐसा पक्का और सच्चा सबूत मेरे पास छोड़ दिया है, जिसे देखकर कोई भी अदालत तुम्हारी एक भी बात नहीं मानेगी। ये सुनते ही कमरे में एक अजीब सा तनाव फैल गया। वकील ने बिना देर किए अपने पुराने बैग में हाथ डाला और एक छोटी सी स्क्रीन वाला उपकरण बाहर निकाला। उसने उसे मेज के बीचों बीच रख दिया और शांत लेकिन गहरी आवाज में बोला, तुम अपने बाप को पागल कह रहे हो? तो अब अपनी आंखों से सच देख लो। उसने बटन दबाया और स्क्रीन पर जो दृश्य उभरा उसे देखकर सबकी सांसें थम गईं। कुछ ही पल पहले जो लोग चीख रहे थे अब बिल्कुल खामोश हो गए, जैसे किसी ने उनकी आवाज छीन ली हो। स्क्रीन पर वही कमरा दिखाई दे रहा था जहां रॉय साहब अपनी आखिरी दिनों में बीमार पड़े रहते थे। ऐसा लग रहा था जैसे कमरे में कहीं छुपा कैमरा हर पल को रिकॉर्ड कर रहा था। वीडियो में सबसे पहला दृश्य दोपहर का था, जहां रॉय साहब अकेले बिस्तर पर पड़े थे, बेहद कमजोर और प्यास से तड़पते हुए। उनके कांपते हुए हाथ पानी के गिलास की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन उनमें इतनी ताकत नहीं थी कि उसे उठा सकें। उनकी आवाज कमजोर और दर्द से भरी हुई थी। वे बार बार अपने बेटों को पुकार रहे थे, लेकिन कमरे में कोई भी नहीं आया। उसी समय वीडियो में कमरे का दरवाजा जोर से खुलता है और सबसे बड़ा बेटा गुस्से और घमंड के साथ अंदर आता दिखाई देता है। वही बेटा जो भी कुछ देर पहले वकील पर चिल्ला रहा था। रॉय साहब दर्द से रोते हुए उसे पानी मांगते हैं, लेकिन वो निर्दयी बेटा पानी देने की बजाय गिलास को जमीन पर पटक कर तोड़ देता है और गुस्से में चिल्लाता है, तुमने हमारी जिंदगी खराब कर दी है, ना खुद मरते हो और ना हमें जीने देते हो। जल्दी से इन कागजों पर अंगूठा लगा दो ताकि मैं सब अपने नाम कर सकूं। ये दृश्य देखते ही उस बड़े बेटे के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका पूरा शरीर कांपने लगा, क्योंकि उसका असली चेहरा अब सबके सामने था, जिसे वो अब झुटला नहीं सकता था। वीडियो आगे बढ़ता है और अब मंझला बेटा अपनी पत्नी के साथ कमरे में नजर आता है। दोनों बेरहमी से अपने बीमार और कमजोर पिता के पास खड़े हैं। रॉय साहब दर्द से करा रहे हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं, लेकिन मंझला बेटा उनकी हालत पर तरस खाने की बजाय उनका कंधा झंझोड़ते हुए गुस्से में कहता है, हम तुम्हारे इलाज पर और पैसा बर्बाद नहीं कर सकते। तुम अपनी जिंदगी जी चुके हो, अब हमें हमारा हिस्सा दो और इस दुनिया से चले जाओ। उसकी पत्नी घृणा से मुंह बनाते हुए कहती है, इस कमरे से इतनी बदबू आती है कि मेरा दम घुटता है। मैं अब ये गंदगी साफ नहीं कर सकती। ये सुनकर किसी का भी दिल पसीज जाए,
लेकिन उन लोगों के चेहरों पर जरा भी शर्म या पछतावा नहीं था। इसके बाद वीडियो में छोटा बेटा दिखाई देता है, जो सबसे ज्यादा चालाक और लालची था। वो रात के अंधेरे में चुपके से कमरे में घुसता है और अपने सोते हुए बीमार पिता के सिरहाने से तिजोरी की चाबियां निकालने की कोशिश करता है। जैसे ही रॉय साहब की आंख खुलती है और वो उसका हाथ पकड़ते हैं, वो उन्हें जोर से धक्का दे देता है, जिससे वो बूढ़ा इंसान बिस्तर से नीचे गिर पड़ता है और वो चाबियां लेकर भाग जाता है। ये सब वो भयानक सच थे जो ये तीनों बेटे अपने पिता के साथ कर रहे थे, और उन्हें लगता था कि कोई नहीं देख रहा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनका हर पाप उसी कमरे में छिपे कैमरे में कैद हो रहा है। ये सब देखकर तीनों बेटों और उनकी पत्नियों के चेहरे सफेद पड़ गए। उनकी आवाज जैसे गले में अटक गई और वे बिल्कुल खामोश होकर उस सच को देखते रह गए, जिससे बचना नामुमकिन था। उनके दिमाग पूरी तरह से सुन्न हो चुके थे। अब उनमें इतनी भी हिम्मत नहीं बची थी कि वकील की तरफ देखकर उसे झूठा कह सके, क्योंकि उनका असली चेहरा सबके सामने आ चुका था। लेकिन इस वीडियो का सबसे दर्दनाक हिस्सा अभी बाकी था, जिसने वहां खड़े हर इंसान के दिल को हिलाकर रख दिया। वीडियो में गहरी रात का सन्नाटा दिखाई देता है। पूरी हवेली शांत थी और रॉय साहब बिस्तर से नीचे फर्श पर गिरे हुए दर्द से तड़प रहे थे। तभी दरवाजा धीरे से खुलता है और प्रीति अंदर आती है, वही औरत जिसे घर वाले नौकरानी समझते थे। जैसे ही उसने अपने बूढ़े ससुर को उस हालत में देखा, उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। वो दौड़कर उनके पास गई और बहुत प्यार और सहारे से उन्हें उठाकर वापस बिस्तर पर लिटाया। वीडियो में साफ दिख रहा था कि वो कितनी लगन और सच्चे दिल से उनके गंदे कपड़े साफ कर रही है, उनके पैर दबा रही है, उन्हें अपने हाथों से दवा पिला रही है। वो बार बार उनके माथे पर हाथ फेरते हुए रोते रोते कह रही थी, बाबा, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके साथ हूँ, आप जरूर ठीक हो जाएंगे। रॉय साहब अपने कांपते हाथों से उसके सिर पर हाथ रखते हैं और उनकी आंखों से कृतज्ञता और प्यार के आंसू बहते हैं, जिनकी कीमत किसी भी दौलत से नहीं चुकाई जा सकती। प्रीति की ये सेवा, उसका रात रात भर जागना इस वीडियो में एक उजाले की तरह चमक रही थी, जिसके सामने बेटों का सारा घमंड और उनके सारे दावे बिल्कुल छोटे और शर्मनाक लग रहे थे। ये सब देखकर तीनों बेटे अपने घुटनों के बल गिर पड़े। उनके पास अब कुछ कहने को नहीं बचा था। फिर वीडियो का आखिरी हिस्सा सामने आया, जिसमें रॉय साहब ने अपनी कमजोर और कांपती आवाज में सीधे कैमरे की तरफ देखते हुए कहा, मैं रॉय साहब पूरे होश में ये आखिरी वीडियो बना रहा हूं, ताकि मेरे मरने के बाद मेरे बेटे मेरी वसीयत को झूठा ना कह सकें और मुझे पागल साबित करने की कोशिश ना करें। तुम सबने मेरी हालत और इन बेटों का व्यवहार देख लिया है। इन्होंने मुझे एक इंसान नहीं बल्कि पैसे कमाने की मशीन समझा। इन्होंने मेरा दिल तोड़ दिया और मुझे जीते जी ही अकेला छोड़ दिया। इसीलिए मैंने ये फैसला किया है कि मेरी सारी दौलत, मेरी सारी दुकानें, मेरी सभी कारखाने और ये आलीशान हवेली का 1 रुपया और 1 इंच भी मेरे इन लालची बेटों को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये इसके हकदार नहीं है। मेरी पूरी संपत्ति की एकमात्र सच्ची मालकिन सिर्फ मेरी बहू प्रीति होगी, जिसे इस घर में हमेशा एक नौकरानी समझा गया और जिसने सारी जिंदगी अपमान सहा। इसी ने अपने कमजोर हाथों से मेरी सेवा की, मुझे सहारा दिया और वो प्यार दिया जो मेरे अपने बेटे भी मुझे नहीं दे सके। इसने मेरी सेवा एक इंसान समझकर की, मेरे दुख बांटे। इसलिए आज के बाद इस हवेली का हर दरवाजा, हर कमरा और हर चीज प्रीति की होगी, और मेरे ये तीनों बेटे अब इसी के रहमो करम पर जिएंगे। अगर प्रीति चाहे तो इन्हें इसी वक्त इस घर से निकाल सकती है या फिर इन्हें अपने नौकर बनाकर रख सकती है। मेरा ये फैसला अंतिम और अटल है। रॉय साहब के इन आखिरी शब्दों के साथ ही वीडियो बंद हो गया और स्क्रीन पर अंधेरा छा गया। लेकिन उस अंधेरे ने उन तीनों बेटों की जिंदगी में ऐसा तूफान ला दिया जिसकी कोई सुबह नहीं थी। जो बेटे अभी कुछ देर पहले खुद को इस हवेली का मालिक समझ रहे थे, वही अब जमीन पर गिरे हुए रो रहे थे। उनके चेहरे शर्म और पछतावे से झुक गए थे। उनकी पत्नियों का सारा घमंड टूट चुका था और उनके गहने अब उन्हें बोझ जैसे लग रहे थे। उन्हें समझ आ गया था कि उनके लालच ने उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा। वे अब उसी घर में बेबस खड़े थे जहां वे कभी हुक्म चलाते थे।
वकील ने शांत भाव से मशीन बंद की और उन पर नजर डालते हुए कहा, अब तुम चाहो तो अदालत जा सकते हो, लेकिन ये सबूत तुम्हें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेगा। उधर प्रीति, जो अब तक कोने में खड़ी रो रही थी, ये सब सुनकर सदमे और भावनाओं से भर गई। वो वहीं घुटनों के बल बैठ गई। उसने कभी इस दौलत या इस हवेली की इच्छा नहीं की थी। वो तो बस अपने ससुर की सेवा कर रही थी, लेकिन आज उसकी सच्ची सेवा और इंसानियत को उसका हक मिल गया था। उसकी जिंदगी का अंधेरा पल भर में उजाले में बदल गया और उस घर के घमंडी लोगों का अहंकार हमेशा के लिए टूट गया। ये कहानी यही साबित करती है कि सच्चाई, सेवा और इंसानियत की ताकत सबसे बड़ी होती है, जो किसी भी लालच और बुराई को हरा सकती है। लालच इंसान को अंधा बना देता है, और जो लोग अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते, उन्हें अंत में पछतावा ही मिलता है। वही जो इंसान बिना किसी स्वार्थ के सच्चे दिल से सेवा और इंसानियत निभाता है, उसे देर से सही लेकिन उसका हक और सम्मान जरूर मिलता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है और आप किस शहर से ये कहानी सुन रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, हाइप दें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं, ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसका उद्देश्य केवल मनोरंजन और समाज को एक अच्छी सीख देना है। इस कहानी के सभी पात्र, स्थान और घटनाएं काल्पनिक हैं। यदि किसी व्यक्ति, स्थान या घटना से इसकी कोई समानता पाई जाती है तो वो मात्र एक संयोग माना जाएगा। धन्यवाद।